एवरीवन, सो वेलकम टू GS2 लेक्चर 16 पॉलिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 क्लोज करा था। ठीक है, तो आज हम आर्टिकल 21 प्रॉपर पढ़ेंगे, राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 कैसे इनकॉर्पोरेटेड है अलग अलग आर्टिकल्स के साथ, उसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। ठीक है, देन इसके साथ साथ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज़ PEBL विच इज़ कॉल्ड प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ। ठीक है, ये आपका इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, दिस इज़ योर USA। ठीक है, तो इसमें हम प्रॉपरली समझेंगे कि भाई डिफरेंशिएशन पॉइंट क्या है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ इज़ मोर, मतलब जो कंसर्न है उसका वो एग्जीक्यूटिव बॉडी से लेकर है। ठीक है, उसमें ये चेक होता है कि भाई जो प्रोसेस फॉलो करा गया है लॉ क्रिएशन का वो वैलिड है या नहीं। ठीक है, एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ के अंदर आपका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों का क्रॉस चेक होता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पावर या लॉ बनी है उसका कोई अब्यूज़ हो। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। देन प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय द लॉ, इसको हम डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ठीक है, फिर डिटेल में समझेंगे। उसके बाद आपका जो आज इस साल 2023 में भी आया था प्रीलिम्स में, इस पे एक क्वेश्चन आया था जिसका आंसर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन आया था, तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिन हुआ। ठीक है, कैसे वो चीज़ इनकॉर्पोरेट हुई कि हाउ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस केम इनटू पिक्चर, वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या थी। और वो केस बहुत ही फेमस केस था, मेनका गांधी केस ऑफ 1978, जहाँ पे मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था, ठीक है, वो वॉज आस्क्ड टू सबमिट अ पासपोर्ट। ठीक है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये आई कि भाई आर्टिकल 21 में विजिटिंग अब्रॉड ऑल्सो कम्स अंडर राइट फॉर फ्रीडम एंड, ठीक है, मूवमेंट, मतलब आर्टिकल 21 का ही सब पार्ट है। तो उस केस में जो प्रिंसिपल आए थे, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि भाई राइट टू पर्सनल, मतलब अ पर्सन जो कि बाहर ट्रैवल करना चाहता है, उसका अगर कोई आर्बिट्री एक्शन की वजह से वो राइट, मतलब ही और शी इज़ नॉट एबल टू ट्रैवल अब्रॉड, तो दैट इज़ प्योरली अ वायलेशन ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इनकॉर्पोरेट हुआ था। ठीक है, इसके 3 पॉइंटर्स हैं कि भाई व्हाट सिग्निफाइज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो वो हम प्रॉपरली समझेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो ये आज का हमारा कंटेंट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है आपका आर्टिकल 21। ठीक है, अब आर्टिकल 21 का फंडा क्या है कि बेसिकली इट इज़ राइट टू लाइफ। ठीक है, इसका फंडा क्या रहता है कि भाई एनी लिविंग पर्सन, वेदर इट कुड बी मतलब डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, फॉरेनर हो सकता है, सिटीजन हो सकता है। ठीक है, एवरीवन डिजर्व्स अ डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, एंड ये चीज़ मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो राइट टू लाइफ में इट सिम्बलाइजेस डिग्निफाइड लाइफ इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब फोकस करने वाला पॉइंट क्या है कि ये जो डिग्निटी का मतलब है, डिग्निटी का राइट टू लाइफ में जो इनकॉर्पोरेशन है उसका जो मीनिंग है, इट होल्ड्स मल्टीपल मीनिंग। ठीक है, किसी के लिए डिग्निटी एक अच्छा खाना फेच करना होता है, किसी के लिए डिग्निटी ये भी हो सकता है कि वही जहाँ जैसे वो रह रहा है, जहाँ वो सो रहा है, वो एक अच्छी साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। एक डिग्निटी ये भी होती है कि भाई बंदा अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहा है, ठीक है, तो एक अच्छी जॉब, एक अच्छा जो वो जॉब कर रहा है अपनी अर्निंग्स के लिए, वो एक डिग्निफाइड मैनर में उसको अर्न करना चाहिए। ठीक है, तो डिग्निटी का मतलब टुगेदर इट होल्ड्स मैनी मीनिंग। ठीक है, अब इसका अगर हम कुछ एग्जांपल समझे कि भाई डिग्निटी का क्या मतलब है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं दिल्ली वगैरह में एक्सट्रीम विंटर्स में रैन बसेरा बनते हैं। ठीक है,
तो एक पर्सन जिसको एक क्वालिटी का शेल्टर मिल रहा है उसके लिए वो डिग्निटी है, ठीक है। यू हैव प्राइवेसी, ठीक है। आप एक पब्लिक लाइफ जी रहे हो या आपके पास आपकी खुद की प्राइवेसी सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया के टाइम में प्राइवेसी इज़ वेरी मच एक्सप्लॉइटेड, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, या प्राइवेसी भी एज अ कॉन्सेप्ट एक डिग्निटी सिंबलाइज करती है कि भाई किसी भी बंदे की प्राइवेसी उसकी डिग्निटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन फ्रीडम टू मैरी, इस पर भी क्वेश्चन आया था पहले, ठीक है। दिस ऑल्सो कम्स अंडर डिग्निटी कि अ पर्सन इज एबल टू चूज हिज और हर पार्टनर, ठीक है, अकॉर्डिंगली, और वो एक डिग्निफाइड मैनर में, ऐसे नहीं कि किसी को भी ज़बरदस्ती उठा के किसी के साथ भी शादी कर दी, तो दैट इवेंचुअली वायलेट्स योर राइट टू लाइफ, ठीक है। अभी इसमें कुछ ये पॉइंट्स भी आएंगे, जैसे एक आपका राइट टू इंटरनेट, ठीक है। तो इसको भी आप डिग्निटी के अंदर ले सकते हो कि भाई अभी बेसिक नीड बनता जा रहा है इंटरनेट, ठीक है। तो राइट टू शेल्टर हो गया फॉर से, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी हो गया, ठीक है, राइट टू फ्रीडम टू मैरी, ये सारे एक डिग्निफाई प्रोसेस शोकेस करते हैं सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे पर्सन को जो जो चीज़ें क्वालिटेटिव वे में इनेबल्ड है उसके लिए वो चीज़ उसको मिल रही है, ठीक है। तो दिस ऑल कम्स अंडर योर डिग्निटी, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लो। राइट टू लाइफ हैज़ हिडन मीनिंग इन ऑल ऑफ द अबव पॉइंट्स, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स में हमने जो भी डिस्कस करा, राइट टू लाइफ होल्ड्स और राइट टू लाइफ हैज़ हिडन मीनिंग इन अबव पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। अब ऑब्वियसली जो मैंने बोला, लिविंग बीइंग्स में यू हैव ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सो राइट टू लाइफ, RTL से लिखेंगे इसको, इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, ठीक है, एनिमल प्लस ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो ये चीज़ इंक्लूडेड है उसके अंदर। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट लिख सकते हो, राइट टू लाइफ मतलब आर्टिकल 21 जो है इसको लिखो, आर्टिकल 21 guarantees to all individuals what it guarantees, right to life and liberty, ठीक है। तो राइट टू लाइफ के अंदर आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी है। लिबर्टी में मतलब आप लीगल बाउंडेशंस के अंदर आपकी जो लिबर्टीज़ हैं जो आप कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, कहीं घूमना है, फिरना है, ठीक है, कोई एम्बिशंस हैं, कोई पैशन फॉलो करना है, ऑल दीज लिबर्टीज आर इनेबल्ड अंडर आर्टिकल 21 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एज पर आर्टिकल 21 नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द PEBC, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अंडर आर्टिकल 21 no person can be deprived of his life or liberty, ठीक है। तो आर्टिकल 21 अगर अप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली किसी भी बंदे की लाइफ और लिबर्टी को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, बट उसके कुछ एग्जेम्पशंस हैं। वो एग्जेम्पशंस कैसे हैं? लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट
इसको अंडरलाइन करके बॉक्स बना लो, PEBC। अगर कोई प्रोसेस बन रहा है या कोई प्रोसीजर बन रहा है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, किसी भी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो अगर कोई ऐसा लॉ या कोई ऐसा प्रोसेस इंप्लीमेंट हुआ है थ्रू द प्रॉपर लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली PEBC में आपका जो लेजिस्लेटिव का जो प्रोसेस रहता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस टू मेक लॉ, ठीक है, अगर वो प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो होके कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो वहाँ पे अगर प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो हो रहा है तो एग्जीक्यूटिव या जो एग्जीक्यूटिव पावर यूज़ कर रहा है तो दैट इज़ एप्लीकेबल टू रिस्ट्रिक्ट आर्टिकल 21 विच इज़ योर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल ये है कि अगर आप ये बोल सकते हो कि भाई आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, बट आप कर नहीं, मतलब किसी की भी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकती, तो उस केस के अंदर यू कैन पुट एन एग्जांपल की बॉस जो जेल्स के अंदर है, ठीक है, प्रिजनर्स हो गए या यू नो क्रिमिनल्स, ठीक है, तो जो प्रिजनर्स हैं, क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, ठीक है, ये लोग जो जेल के अंदर हैं, अभी क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई इनकी भी तो राइट टू लाइफ और लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट हो रही है बिकॉज इनको ज़बरदस्ती एक जगह रखा हुआ है। हाँ, हो रही है, बट यहाँ पॉइंट ये है कि इनका जेल के अंदर आना एक प्रॉपर IPC या रूल बुक के बेसिस पे, ठीक है। और ये वाला जो प्रोसेस है कि भाई जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो आर्टिकल IPC 302 लग गई, ठीक है, तो 302 में इफ़ अ पर्सन इज स्पेंडिंग, मतलब उसको एक पनिशमेंट मिली है कि भाई वो 20+ ईयर्स तक वो अंदर ही रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है जहाँ पे लेट्स से पुलिस ने केस फाइल करा, फिर उसकी फाइनल चार्जशीट फाइल करी, फिर केस हुआ कोर्ट के अंदर, कोर्ट में फाइनल कन्विक्शन मिला कि भाई 20 साल की जेल है बिकॉज उस पर 302 लगी हुई है। तो उस पूरे प्रोसेस को इंक्लूड करके अगर आप देखोगे तो ये सारा ना जो प्रोसेस है दैट कम्स अंडर योर PEBC, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, नॉट CL, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो भी अगर किसी का आर्टिकल 21 रिस्ट्रिक्ट होता है तो वो वैलिड रिस्ट्रिक्शन है। इसलिए जो बंदे कन्विक्ट्स हैं या जो क्रिमिनल्स हैं जो जेल के अंदर हैं उनका आर्टिकल 21 एक्सप्लॉइट हो रहा है तो होने दो, बिकॉज दे हैव बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट एंड द होल प्रोसेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय PEBL विच इज़ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है इस पर, तो याद रखना, ठीक है। अब आर्टिकल 21 का सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन है कुछ, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन ऑन आर्टिकल 21, ठीक है, लिख लो। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट राइट्स अंडर आर्टिकल 21 इज नॉट अ सिंगल राइट, रादर इट्स अ कंपोजिट राइट, ठीक है। तो ऐसा कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, it's not an absolute right but a composite right, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि भाई राइट टू लाइफ बोल दिया तो अब लाइफ का मतलब ये है कि भाई ठीक है उस बंदे को सांस आ रही है, दैट्स इट, दैट मीन्स दैट सिग्निफाइज लाइफ, ऐसा नहीं है। अगर उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है और बस हमने ये जस्टिफाई कर दिया कि भाई राइट टू लाइफ मतलब बंदा सांस ले रहा है उतना ही काफ़ी है, तो दैट डजंट जस्टिफाई, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इसमें एग्जांपल लिखूं तो राइट टू लाइफ में लेट्स से अ पर्सन इज ब्रीदिंग बट ही इज हंग्री, नॉट हैविंग शेल्टर, नॉट हैविंग क्लोथ्स, ठीक है। तो बंदा ब्रीथ कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट राइट है आर्टिकल 21 की भाई ठीक है ब्रीथ कर रहा है और बाकी चीज़ें अगर फुलफिल नहीं हो रही है उसको खाने को नहीं है, उसके पास रहने को नहीं है, उसके पास पहनने को नहीं है, तो हो गया कि भाई ठीक है उसका आर्टिकल 21 तो जस्टिफाई है बिकॉज ही इज़ ब्रीदिंग, ऐसा नहीं है। ऑन दी अदर हैंड आर्टिकल 21
ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रीथ कर रहा है तो आपने बोला कि भाई उसका आर्टिकल 21 तो सेफ एंड साउंड है, उसके बाकी के पैरामीटर्स जो लाइफ के हैं वो सारे तो एक्सप्लॉइट है ना, वो सारे वायलेट हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि भाई आर्टिकल 21 इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, रादर इट्स अ कंपोजिट राइट। ठीक है। कंपोजिट राइट का क्या मतलब होता है कि इस आर्टिकल का जो रिलेशन है वो मल्टीपल अलग अलग आर्टिकल्स के साथ है। ठीक है। तो इसको लिख लो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ या लिबर्टी किसी की एक्सप्लॉइट हो रही है अगर उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है। ठीक है। तो राइट टू लाइफ में मतलब आर्टिकल 21 के अंदर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है। साथ में राइट टू लाइफ। ठीक है। तो इसलिए ये कंपोजिट बनता है कि भाई राइट टू लाइफ है, बट अगर किसी के पास स्पीच ही नहीं है कुछ बोलने के लिए, वो रिस्ट्रिक्ट है, उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके बोलने का जो राइट है वो है ही नहीं, तो दैट डजंट जस्टिफाई कि भाई आपका आर्टिकल 21 जस्टिफाई हो गया। आर्टिकल 21 इंटर रिलेटेड है अलॉन्ग विद ऑल द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो इसी में कुछ एग्जांपल्स हैं, लिख लो। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है। RT या राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है। आगे लिखो कॉमा, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू गो अब्रॉड, ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू इंटरनेट, राइट टू मैरी, राइट टू हेल्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल दीज राइट्स आर इंटर रिलेटेड टू राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि भाई एब्सोल्यूट नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड इसका सिंपल है कि अब जैसे मल्टीपल अलग अलग आर्टिकल्स हैं लेट्स से। ठीक है। यू हैव आर्टिकल, इसको नेक्स्ट में लिखते हैं, यू हैव आर्टिकल 14, देन यू हैव आर्टिकल 16, देन अंडर आर्टिकल 17। ठीक है। तो इस 3 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। इसमें आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इसके अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट आता है, ये हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर आपका अनटचेबिलिटी आता है। ठीक है। अब आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि भाई इनमें से अगर एक भी फंडामेंटल राइट आपका इम्पैक्ट होता है तो आपका आर्टिकल 21 इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा। आपके पास आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ है, बट आपके संग अनटचेबिलिटी हो रही है, तो क्या आप अपनी लाइफ को लिबर्टी के साथ जी पाओगे? नहीं। आपके पास राइट टू लाइफ मतलब आपके पास लाइफ है, आपके पास घर दौलत सब है, बट आपके पास एम्प्लॉयमेंट के कोई ऑप्शंस ही नहीं है। ठीक है। या फिर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है कि भाई आप किसी कंपटीशन को पास करके कोई एम्प्लॉयमेंट ले सको गवर्नमेंट से, तो वहाँ आपका आर्टिकल 16 अगर एक्सप्लॉइट हो रहा है तो आपका ऑब्वियसली आर्टिकल 21 भी एक्सप्लॉइट होगा। सिमिलरली कोई ऐसा रूल मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करा गया बाय द गवर्नमेंट कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रूल इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ आपका इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। तो इस सब के बेसिस पे यू कैन सिंपली राइट आर्टिकल 21 इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। इट्स इंटर रिलेटेड इन फैक्ट 14, 16, 17, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 इज योर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है। देन आर्टिकल 24 चाइल्ड लेस देन 14 can't work in hazardous environment। ठीक है। तो आर्टिकल 21 आपका 17 तो ये सारे तो बता ही दिए मैंने, 23, 24 लिख लो, लास्ट में 25 भी लिख सकते हो कि भाई फंडामेंटल राइट टू मतलब फॉलो एनी डिसीजन और प्रैक्टिस एनी रिलीजन। तो ये सारे आर्टिकल्स, सारे फंडामेंटल राइट्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं विद राइट टू लाइफ। ठीक है। मूविंग ऑन, लिखो नेक्स्ट
It can be observed that all other fundamental rights revolve around Article 21, and without right to life being enjoyed by the individual, all other fundamental rights becomes meaningless. ठीक है, तो ये अभी हमने पूरा लिखा है, तो इसको डेफिनेशन मतलब एज अ नोट्स लिख लो, जब रिवाइज करोगे तो बड़ा ईजी रहेगा. नेक्स्ट लिखो, आर्टिकल 21 हैज़ इमर्ज्ड एज अ फंडामेंटल ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स and the most evolved article and the most evolved article under constitution. ठीक है, evolved इसलिए है आर्टिकल 21 बिकॉज इसके इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न तरीके से कई बार ऐसे इंटरप्रिटेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट से जहाँ एक नया वर्जन या एक नया रिलेशन निकल के आता है बिटवीन आर्टिकल 21 एंड मतलब रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कह लो या रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कह लो. ठीक है, या जो चीज़ें सोसाइटी में इवॉल्व हो रही हैं उसका एक इंटर रिलेशन विद 21 कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होता है. ठीक है, तो जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि भाई आपका आर्टिकल जैसे 16 हो गया, 17 हो गया. ठीक है, ये अनटचेबिलिटी हो गई, ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है. ऐसे ही आप आगे जाके देखोगे कि भाई इंटरनेट विल ऑल्सो बिकम अ राइट टू लाइफ ऑल्सो. ठीक है, अब इंटरनेट एक बेसिक एमिनिटी बन गया है, तो धीरे धीरे इट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. विदाउट इंटरनेट वी वोंट बी एबल टू फंक्शन. तो इवॉल्व इसलिए बोला गया है कि एक इंटर रिलेशन है, एक इंटर रिलेशन बना रहेगा या बनता रहेगा. ठीक है, हेंस आर्टिकल 21 इज कॉल्ड एज द मोस्ट इवॉल्व फंडामेंटल राइट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एज पर सुप्रीम कोर्ट इट कुड बी सीन दैट all other fundamental rights and directive principles ultimately aim to enrich quality of life as promised under Article 21, and thus Article 21 is regarded as the backbone of Part 3 and 4. ठीक है, इसका मतलब क्या है? Part 3 is your fundamental right plus Part 4. Part 4 is your DPSP. DPSP क्या है आपका? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, अब ये कंक्लूड करा गया है कि भाई इनका जो रिलेशन है इसको आपस में कलेक्टिव फॉर्म में देखा जाए तो आर्टिकल 21 फंक्शंस एज अ बैकबोन ऑफ पार्ट 3 and 4. वो कैसे? वो ऐसे, पार्ट 3 में जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसको आप दे आर इंटर रिलेटेड, है ना, वो अभी हमने देखा, इंटर रिलेटेड विथ आर्टिकल 21. ठीक है, यह भी हमने देखा आर्टिकल 16-17 कैसे रिलेटेड है. प्लस पार्ट 4 के अंदर जो आपकी DPSP है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट एक आइडियल सोसाइटी बनाने की कोशिश करती है, वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है आपके आर्टिकल 21 से. बिकॉज अगर आर्टिकल 21 को अवॉइड करेगी गवर्नमेंट और अपनी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करेगी ना, तो वो ऑब्वियसली जो सिटीजन्स हैं या जो लोग रह रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करेगा कहीं ना कहीं. तो अगर गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो उसी डायरेक्शन में बनेगी जहाँ पे इवोल्यूशन हो, या जो भी लोग रह रहे हैं, सिटीजन्स रह रहे हैं, उनका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है, दे हैव मोर फ्रीडम, दे हैव मोर लिबर्टी, दे हैव मोर यूसेज ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, जहाँ पे वो अच्छी लाइफ बसर कर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए है, उनके पास रहने के लिए, उनके पास पहनने के लिए है. तो ये सारी पॉलिसीज़, इस डायरेक्शन में जो पॉलिसीज़ होंगी गवर्नमेंट की, वो कहीं ना कहीं केटर करती है आर्टिकल 21 को. ठीक है, तो इसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ are always in sync to promote article 21. ठीक है, तो ये इस चीज़ को केटर करता है. हेंस इसी के बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई आर्टिकल 21 इज़ अ बैकबोन. ठीक है, इसमें नेक्स्ट लिखो पार्ट 4, लिख लो पार्ट 4 के बारे में. पार्ट 4 इज DPSP एंड दीज आर द सेट ऑफ गाइडेंस
टू द गवर्नमेंट टू फॉर्म लॉ एंड पॉलिसीज। जो अभी हमने बताया, मैंने समझाया, उसको लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट आर्टिकल 21 ब्रिंग्स आउट द डिफरेंसेस बिटवीन अ पुलिस स्टेट एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, ठीक है। तो आर्टिकल 21 brings out a difference between a police state and constitutional state। स्टेट मतलब इधर गवर्नमेंट या जो भी कंट्री है उसको सिग्निफाई करता है। तो पुलिस स्टेट में आपका ये है कि भैया आपका कोई भी आर्बिट्री एक्शन है, कोई भी आर्बिट्री लॉ आ गया, कहीं से कुछ भी हो गया, बिना किसी जस्टिफिकेशन, बिना किसी प्रॉपर लॉजिक वैलिडेशन के कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन दिस वी हैव नॉर्थ कोरिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट मतलब वही है कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ फॉलो हो रहा है, आपका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग अलग है, प्रॉपर थॉट प्रोसेस दिया जा रहा है किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने से पहले। सो ऑल ऑफ इट इज कवर्ड अंडर योर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्राइम एग्जांपल इज इंडिया, ठीक है, यूके इसमें ले सकते हो। तो आर्टिकल 21 ब्रिंग्स आउट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन अ पुलिस स्टेट एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, ठीक है। सो ये तो इतना हमारा एक आर्टिकल 21 का एक मेन कोर पार्ट हो गया, मतलब कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिफरेंस लिखा था, सेकंड पार्ट जो हमारा था, डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, DPL, ठीक है। तो इसमें अब हम समझेंगे इसका, ये मैं छोटा फॉर्म यूज़ करूँगा तो इसका फोकस रखना। सो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, ठीक है। अब फंडा क्या रहता है, ये बेसिकली आपका जो प्रोसीजर है, लॉ जो बना, उस लॉ को बनाने के पीछे जो प्रोसीजर फॉलो हुआ है वो वैलिड है कि नहीं, सारे जो चेक्स हैं लॉ बनाने से पहले के जो प्रोसीजर हैं, प्रोसेस हैं, वो प्रॉपर्ली फॉलो हुए या नहीं, ये सब उसको वैलिडेट करता है, उसको क्रॉस चेक करता है, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, इसके अंदर जो प्राइमरी चेक्स है वो प्रोसेस स्टैब्लिश बाय द लॉ के सबसे पहले देखे जाते हैं कि भाई लॉ जो बना, उसको बनाने का जो तरीका था, सलीका था, या जो प्रोसेस था वो प्रॉपर्ली फॉलो हुआ या नहीं। उसके बाद जो लॉ बन के आया, क्या वो लॉ जस्टिफाइड है, ठीक है। अगर आप देखोगे, हम अभी मतलब कुछ टाइम से आप देख सकते हो कि जो भी लॉ बन रहे हैं उसके अंदर, बिकॉज गवर्नमेंट इज इन पावर, मेजॉरिटी उसके पास है, तो जो प्रोसेस प्रॉपर फॉलो होना चाहिए ना, कि भाई डिस्कशन होता है बिल के ऊपर, राय ली जाती है अपोजिशन से, एक ड्राफ्ट बिल रखा जाता है, उसको अप्रूव कराया जाता है, फिर प्रेसिडेंट असेंट देता है, तब लॉ बनती है। तो वो वाला पार्ट एक पूरा प्रोसेस है, अगर उसको अवॉइड करके कुछ भी ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट होता है तो दैट विल एक्सप्लॉइट योर, मतलब दैट विल मतलब सिंपली डिसेबल योर PEBL, ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। इनमें से कोई भी पार्ट अगर आप स्किप करके डायरेक्ट लॉ निकाल रहे हो, ठीक है, आपने ऑर्डिनेंस निकाल के सीधा लॉ ही निकाल दिया, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस के थ्रू नहीं बना, ठीक है। एट द सेम टाइम आपने प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय द लॉ के सारे, जो अभी हम 3 चेक पॉइंट्स पढ़ेंगे, वो सारे यूज़ करा, ठीक है। आपके पास मेजॉरिटी थी तो आपने ऐसा रूल निकाल दिया कि बॉस गोइंग फॉरवर्ड रात के 8 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ के अंदर क्या होगा कि भाई पहले तो वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ चेक करेगा, जो लॉ बना है, जैसे कि भाई रात को 8 बजे के बाद कोई नहीं निकलेगा, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ में पहले तो ये चेक हुआ, भाई ठीक है, जो प्रोसेस फॉलो होना चाहिए था वो सारा यूज़ हुआ, बिल रखा गया लोकसभा में, वहाँ पे मेजॉरिटी थी, पास हो गया, राज्यसभा में भी मेजॉरिटी, वहाँ पे भी पास हो गया, गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, तो सारा प्रोसेस फॉलो हुआ, ठीक है। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ में एक और पैरामीटर आता है, जहाँ पे जो लॉ बना, ठीक है, वो लॉ फेयर है, वेदर द लॉ इज फेयर और नॉट, ठीक है। ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ये जस्टिफाई करेगा, इसको इंटरप्रेट करेगा कि बॉस ठीक है तुमने प्रोसेस फॉलो कर लिया, बट जो लॉ है वो एक तरीके का आर्बिट्री डिसीजन है, या एक मतलब डिक्टेटरशिप वाला रूल है,
तो वो लॉ फेयर है या नहीं, उस पर हम क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि बॉस ये जो लॉ बना है, इवन दो प्रोसेस फॉलो हुआ है, बट जो लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है वो आर्बिट्री पावर्स दे रहा है एग्जीक्यूटिव बॉडी को, ठीक है। मतलब अगर लॉ ये निकलता है कि बॉस रात के 8 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो ऑब्वियसली पुलिस के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी, दे कैन बी मोर हार्श, दे कैन शो मोर ब्रूटैलिटी। तो उस केस में वेदर द लॉ इज़ फेयर और नॉट, ये क्वेश्चन रेज हो सकता है, ठीक है। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ के अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस देखा जाता है, जो प्रोसेस के बाद लॉ बना उस लॉ में कितना अब्यूसिवनेस है, कितना इम्प्लीमेंटेशन है, कितना यूज़ हो रहा है उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ प्रोसेस चेक करा जाता है। तो यहाँ हम दोनों का डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पहला लिख लो, इट इज़ अ 3 पॉइंट चेकलिस्ट, ठीक है। 3 पॉइंट चेकलिस्ट में पहला क्या है, इसके अंदर ए लिख लो, इज देयर एनी लॉ, लिखो इज देयर एनी लॉ इन एग्जिस्टेंस विच अलाउज एग्जीक्यूटिव टू टेक समबडीज लाइफ और लिबर्टी, ठीक है। इज देयर एनी लॉ, ठीक है, इन एग्जिस्टेंस विच अलाउज executive to take somebody's life or liberty, ठीक है। भाई पहले तो वो चेक होगा कि भाई ऐसा कोई एग्जिस्टिंग लॉ तो नहीं है, ठीक है, जहाँ पे जो रिस्ट्रिक्टिव पार्ट है आर्टिकल 21 का, आप किसी का रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो लॉ, मतलब किसी का आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट है वो आप रोक रहे हो, ठीक है। तो कहीं कोई ऐसा एग्जिस्टिंग लॉ है या नहीं, अगर नहीं है तो हम प्रोसीड करेंगे सेकंड चेक पे, ठीक है। सो इधर मैं बना देता हूँ बाय द लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। सेकंड जो चेकलिस्ट है इसमें बी लिखो, वॉज द लॉ मेड बाय द कॉम्पिटिटेंट बॉडी और नॉट, वॉज द लॉ मेड बाय कॉम्पिटेंट बॉडी और नॉट, ठीक है। वही जो प्रोसेस फॉलो हुआ कि भाई प्रॉपर जो पार्लियामेंट्री बॉडी है वो उसने अपना काम करा, देन राज्यसभा, देन पार्लियामेंट्री बॉडी में तीनों ही आ गए, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तो वो सब प्रोसेस अगर फॉलो हुए हैं तो वो हुए या नहीं वही चेक होगा, ठीक है। एंड सी इज़ योर, वर ऑल द प्रोसीजर फॉलोड करेक्टली और नॉट वाइल मेकिंग द लॉ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है आपको लोकसभा से राइट वो चाहिए पास कराना है, तो स्पेशल मेजॉरिटी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसमें से एक का यूज़ करके आपने बिल निकाल दिया, तो दैट शुड नॉट बी द केस, ठीक है। जहाँ कलेक्टिव असेंट चाहिए होता है, ठीक है, जैसे मनी बिल हो गया, वहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, वो आपने चेक करा, ठीक है। तो इसमें लिख लो, वर ऑल द प्रोसीजर फॉलोड करेक्टली वाइल मेकिंग लॉ, ठीक है। तो ये 3 चेकलिस्ट हैं, अगर ये सब सही हुआ है तो ही आपका जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ है वो करेक्ट है, ठीक है। अब एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इसका भी लिख लो, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। इसके अंदर सबसे पहला है, ऑल 3 पॉइंट्स ऑफ द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ विल बी चेक्ड, ठीक है। 3 चेक पॉइंट्स of procedure established by the law will be checked, ठीक है। सबसे पहले तो भाई जो प्रोसेस बना है वो हुआ वैलिड तरीके से हुआ है या नहीं वो चेक होगा। देन सेकंड इज द लॉ इटसेल्फ इज फेयर और अनफेयर, इज द लॉ फेयर और अनफेयर, ठीक है। तो इन 2 बेसिस पे आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ सिग्निफाई करेगा या उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। नाउ इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखो, ठीक है। इन दिस द प्रोसेस डज नॉट, इन दिस मतलब PEBL के अंदर, इन दिस द प्रोसेस डज नॉट चेक द अब्यूसिव पावर ऑफ द लॉ और इल इंटेंड यूज ऑफ द लॉ and only checks the process,
ठीक है. It only checks the process and not the abusive or ill intent of the law. ठीक है. ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ में this validates the process and also checks the power of executive and legislative body. ठीक है. इट चेक्स मतलब जो पावर यूज करेगा एग्जीक्यूटिव और जिसने रूल बनाया लेजिस्लेटिव, दोनों को चेक करेगा. इट चेक्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बोथ. ठीक है. लॉ मेकिंग बॉडी के अंदर आपका लेजिस्लेटिव आ गया, लॉ मेकिंग बॉडी और इम्प्लीमेंटेशन जो अब्यूज ऑफ पावर करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन बॉडी. तो दोनों ही जगह आपका ये चीज़ वैलिडेट करेगा ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ. और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ के अंदर सिर्फ आपका प्रोसेस चेक होगा, जो लॉ की अब्यूसिवनेस है वो कोई भी वैलिडेट नहीं करेगा. ठीक है. गोइंग फॉरवर्ड, तो ये एक प्राइमरी डिफरेंस था. अब इसके डिटेल नोट्स में भी लिखवा दूंगा. ठीक है. अब इसमें ना एक प्रॉपर एक एग्जांपल लिख लो. एक बहुत ही फेमस है सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. दिस इज़ नॉट इनकम टैक्स एक्ट बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. अब इसमें क्या सीन है कि अगर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसी अब्यूसिव चीज़ डाल दी या प्रोवोकेटिव चीज़ डाल दी या आप किसी को डिसऑनर कर रहे हो, तो उस केस में ये सेक्शन 66A के अंदर आप पे केस लग सकता है. बट ये वाला जो लॉ है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने हटवा दिया है. बट आज भी इंडिया के कई कोनों में, कई पुलिस स्टेशन में इस सेक्शन के अंडर अभी भी केसेस रजिस्टर हो रहे हैं. तो वो आप डिस्कनेक्ट समझ रहे हो. जो प्रोसेस बना और प्रोसेस के बाद जो अब्यूज़ हुआ, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ प्रॉपर चेक हुआ, तो उसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ हटा दिया, मतलब ये सेक्शन हटा दिया. बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी इस सेक्शन के अंडर आपके केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट पुलिस स्टेशन ऑफ आर कंट्री. ठीक है. तो ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल है कि भाई सेक्शन 66A के अंदर अभी भी केसेस बन रहे हैं, इवन दो दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल एनीमोर. ठीक है. तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट थी. अब इसमें डिटेल में नोट्स लिख लो. ठीक है. ए इज़ योर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ. अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़, हाँ ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही है, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ इज़ योर इंग्लैंड. ये इंग्लैंड से आया कॉन्सेप्ट और ये आपका यूएसए से. ठीक है. तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ में लिखो, द कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड and under this doctrine when a person is deprived of his life or liberty then the court will examine the 3 points. मतलब जो हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे. फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, मतलब जो 3 पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस करे हुए हैं, तो मैं उसको नहीं लिखवाऊंगा दोबारा. नेक्स्ट यू राइट अंडर PEBL ओनली द कोर्ट डज नॉट एग्जामिन द फेयरनेस और द मोटिव बिहाइंड द लॉ एंड दस कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है. क्योंकि अगर प्रोसेस फॉलो हो रहा है, प्रोसेस फॉलो के बाद अगर लॉ बन रहा है कि भाई रात को 8 बजे के बाद जो भी निकले उसके पैर तोड़ दो, तो वो लॉ जस्टिफाइड है एज पर द कोर्ट बिकॉज इट फॉलोड ऑल द प्रोसेस वाइल मेकिंग दैट लॉ. ठीक है. तो हैंस अ लॉ कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है. नेक्स्ट लिखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ रिलाइज मोर ऑन द गुड सेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑफ द कंट्री. ठीक है. तो इट फोकसेज मोर ऑन it focuses more on good sense of legislative and strength of public opinion of the country. ठीक है. तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट लेजिस्लेशन में जो सेलेक्ट होके गए हैं दे हैव अ गुडविल, तो उसी को फॉलो करते हुए ये कोर्ट मान के चलते हैं कि भाई जो प्रोसेस फॉलो करा गया है या जो रूल बना है वो एक गुड फेथ या सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए यूज़ हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट यू राइट
under PEBL only. Thus PEBL provides protection to an individual only against the arbitrary action of the executive and not that of legislative. ठीक है, तो फंडा वही है, it provides protection against arbitrary action of executive rather than legislative. ठीक है, पार्लियामेंट से लॉ निकल गया तो लेजिस्लेटिव पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा. अगर उस लॉ का अब्यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी को लेकर आप कोर्ट में जा सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे जो अब्यूज़ ऑफ पावर है या जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उससे क्वेश्चन करेगी. ठीक है, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ. सेकंड जो था आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, उसमें लिख लो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ. फर्स्टली द कॉन्सेप्ट originated from USA. ठीक है, concept originated in USA which confers greater power to the judiciary. ठीक है, confers 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 greater power to judiciary. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अंडर दिस in the case of violation of Article 21, judiciary will check all the 3 points of PEBL, that is procedure established by the law, as well as it will see whether the law itself is fair or unfair by applying the concept of principle of natural justice. ठीक है, तो you have judiciary. ठीक है, जुडिशरी पहले 3 चेक पॉइंट्स देखेगी, 3 check points of procedure established by the law will be validated, plus it will check if the law is fair और अनफेयर. ठीक है, ये दोनों चीज़ें इम्प्लाई होके किस प्रिंसिपल के साथ वो वैलिडेट करेगी जुडिशरी की भाई लॉ वैलिड है या नहीं है, या फिर जो प्रोसेस फॉलो वाला तो आपका चेकलिस्ट बहुत सिंपल है, बट लॉ फेयरनेस, इसको एक मिनट कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये judiciary will conclude by applying principle of, important चीज़ें लिख लेना, principle of natural justice. ठीक है, इसी पे 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चंस आया, देख लेना जाके. ठीक है, तो कोई भी लॉ वैलिड है, फेयर है, अनफेयर है, वो ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई क्वांटिटेटिव चीज़ है जो देखा जाके डायरेक्टली देखी या कोई सॉफ्टवेयर चलाया तो पता लग गया, बट जुडिशरी कैन कंक्लूड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है, नाउ ब्रैकेट में अभी के लिए लिख लो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. इसमें लिखो इट इज़ अ सेट ऑफ 3 लॉज. ठीक है, इट इज़ अ सेट ऑफ 3 लॉज एंड एनी लॉ कैन बी कंपेयर्ड विथ इट. ठीक है, इसको हम प्रॉपरली अभी मेनका गांधी वाले केस में हम थोड़ा और जस्टिफाई करके ढंग से पढ़ेंगे. ठीक है, अभी इसमें नेक्स्ट लिखो
यहाँ तक इसको ब्रैकेट में लिख लेना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को, इसको हम आगे फॉलो अप करेंगे, बट अभी ये जो चल रहा था आपका DPL, इसका जो तीसरा पॉइंट है वो लिख लो। दस ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एन इंडिविजुअल बोथ अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेचर। ठीक है, प्रोवाइड्स, पिछले जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ था उसके अंदर सिर्फ आपका जो एग्जीक्यूटिव है उसी के एक्शन से आपको बचा सकता है कोर्ट, बट पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। बट इन दिस केस द कोर्ट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर को भी से भी बचाएगी और एग्जीक्यूटिव से भी। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल ऑफ मेनका गांधी 1978। ठीक है, इसको लिखने के बाद यहाँ आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अब जो हमने लास्ट एग्जाम्पल लिखा मेनका गांधी, केस, तो इसमें फंडा क्या हुआ कि भाई जो मेनका गांधी का पासपोर्ट था ना, वो पासपोर्ट एक्ट के अगेंस्ट जो मतलब रीजनल ऑफिस था पासपोर्ट का, उसने आर्बिट्री एक डायरेक्शन जनरेट कर दिया, या डायरेक्शन इशू कर दिया मेनका गांधी को टू सबमिट है पासपोर्ट। ठीक है, 1978 वो वाला टाइम था जब कांग्रेस का मतलब आपको पता ही है इमरजेंसी वगैरह चल रही थी, तो पॉलिटिकल डिलेमा बहुत चल रहा था। बट अंडर पासपोर्ट एक्ट, passport office asked Menka Gandhi to submit her passport। ठीक है, इस डायरेक्ट मतलब जो ये जो मतलब कह सकते हैं रूल आया, मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन आया या जो पासपोर्ट ऑफिस ने अपना डायरेक्टिव जारी करा, उसके अगेंस्ट मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ठीक है, एंड देयर उन्होंने सिंपल बोला कि भाई माई राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज गेटिंग असॉल्टेड। ठीक है, और वहाँ मेनका गांधी ने सिंपल बोला कि भाई माई राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज गेटिंग असॉल्टेड। ठीक है, ये उनकी तरफ से था कि भाई बिना किसी बेसिस के, बिना किसी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी फॉल्ट के कैसे कोई एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पासपोर्ट ऑफिस मेरे से बोल सकता है कि मैं अपना पासपोर्ट सबमिट कर दूं या प्रोटेक्शन में दे दूं। ऑब्वियसली इफ़ अ पर्सन इज सबमिटिंग हिज और पासपोर्ट, तो उसके फॉरेन ट्रैवल वो नहीं कर सकता। ठीक है, यही कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट का भी था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। ठीक है, इसको केस को पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बट मैं जस्ट दे रहा हूँ इसका। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज ऑल्सो अ, मतलब राइट टू लाइफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट, इसको नेक्स्ट में लिखना, रुको। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट राइट टू ट्रैवल अब्रॉड is a part of right to life and liberty। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये आई कि भाई ऐसे कैसे आप बिना किसी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के एक सीधा रूल अप्लाई कर सकते हो बिना कुछ लॉजिकल रीजनिंग दिए। ठीक है, तो अब उसमें मेनका गांधी वाला जो एग्जांपल लिखा ना, उसमें नीचे लिख लो, मतलब यहाँ जो हमने एग्जांपल दिया था ना मेनका गांधी वाला, ये वाला, तो 1 2 3 चौथा पॉइंट लिखो। दिस इज थर्ड, राइट, सेकंड, फर्स्ट, तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखो। फोर्थ, आर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 provides only for the procedure established, सॉरी रिपीट करो, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। आर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ओनली फॉर द प्रोसीजर
established by the law. However, Supreme Court in 1978 Menka Gandhi case interpreted Article 21 to include the doctrine of due process of the law by reading the incorporation of principles of natural justice in Article 21. ठीक है, ये लिखने के बाद कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ. मेनका गांधी वाले केस 1978 से पहले जो हम फॉलो करते थे दैट वाज प्योरली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ. ठीक है, ठीक है. प्रोटेक्शन जो थी वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ के तहत आप सेफ थे कि भाई जो भी लॉ बन के आए वो वैलिड है. ठीक है, जो प्रोसेस बना है, जिस प्रोसेस के थ्रू लॉ बनना है, सिर्फ वो प्रोटेक्टेड है. बाकी आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट जो प्रोसेस है या रूल फॉलो करना है, जो आ रहा है वो फॉलो करना ही करना है. ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई वी हैव टू इनकॉर्पोरेट ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ ऑल्सो टू इंटरप्रेट आर्टिकल 21. ठीक है, अब ड्यू प्रोसेस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ प्लस ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ फॉर आर्टिकल 21 कैन बी अचीव्ड बाय इसको मैं समझाऊंगा, अभी पहले लिख लो. बाय incorporating principle of natural justice. ठीक है, तो फंडा क्या है, इसको मैं लास्ट पॉइंट को दोबारा रिपीट करता हूँ. आर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ओनली फॉर द प्रोसीजर प्रोटेक्शन वर्ड हटा दो. आर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 प्रोवाइड ओनली द प्रोसीजर established by the law. However, Supreme Court in Menka Gandhi case 1978 interpreted Article 21 to include doctrine of due process of the law by incorporating principle of natural justice. ठीक है, by incorporating principle of natural justice in Article 21. ठीक है, तो आर्टिकल 21 में आपका प्रोसीजर established by the law through DPL and principle of natural justice. ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस PNJ. ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इज व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है, क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपके सेट ऑफ 3 लॉज हैं विच कैन बी यूज टू कंपेयर एनी लॉ विद इट. ठीक है, तो उसके 3 पॉइंट क्या हैं या 3 लॉज क्या हैं उसके. नंबर 1, nobody should be punished unheard. Nobody should be punished unheard. ठीक है, इसका फंडा क्या है कि भाई कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनना चाहिए जहाँ पे अगर कोई मतलब होता है ना कि प्रोसिक्यूशन डिफेंडेंट जो लॉज होते हैं वहाँ पे जब कोर्ट के अंदर केस है तो वहाँ हर किसी के पास राइट है अपना पक्ष रखने का. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पहला लॉ ये है कि भाई नोबडी शुड बी पनिश्ड अनहर्ड. ऐसा नहीं है कि किसी एक के अगेंस्ट केस आया तो कोर्ट ने डायरेक्ट रूलिंग दे दी. हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, तो उसी पॉइंट के बेसिस पे किसी की भी बात अनकही, मतलब किसी की भी बात सुने बिना उसको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए. ये बेसिक फर्स्ट लॉ है ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का. ठीक है, सेकेंड इज nobody must be the judge of his own case.
ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मुकेश अंबानी के अगेंस्ट को केस है और मुकेश अंबानी खुद का जज है, वो अपने फेवर में ही रूलिंग दे रहा है या अपने अपने फेवर के बेसिस पे ही आपका जो भी उसका फ़ायदा हो सकता है वो फ़ायदा करा रहा है. दैट शुड नॉट बी द केस. इसमें लिख लो नो बडी मस्ट बी द जज ऑफ हिज ओन केस. तो फंडा वही है कि भाई अपने केस का जज नहीं बन सकते, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए. सेम गोज, जो लॉ है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए. ठीक है. थर्ड लिखो अथॉरिटी मस्ट बी अ बोनाफाइड, मतलब अनबायस्ड होनी चाहिए. अथॉरिटी हेयर मीन्स ऑल द एग्जीक्यूटिव बॉडीज. ठीक है. पुलिस हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, आपका नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, वो ऑल दीज डिपार्टमेंट शुड बी अनबायस्ड. ठीक है. तो ये आपके 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं. तीसरा है आपका अथॉरिटी must act in unbiased manner. ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में मतलब ये तो क्वेश्चन लिखा है बट हाँ हेडिंग ये है. तो इसके 3 प्रिंसिपल जो थे वो ये थे. कोई खुद का वो नो वन शुड बी पनिश्ड अनहर्ड, nobody must be the judge of his own case. सेकेंड एंड थर्ड है आपका द अथॉरिटी मस्ट बी अनबायस्ड. ठीक है. इसमें लिखो मतलब जो 3 प्रिंसिपल लिख लियो उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब फॉर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस द पर्पस इज टू एक्सक्लूड the purpose of principle of natural justice is to exclude the chances of arbitrary action in decision making and aim at humanizing decision making process and focus should be on the fact that every action must be supported by a justified reason. ठीक है. तो अगर कोई पूछे कि पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो वो यही है कि भाई कोई भी आर्बिट्री डिसीजन लेने से पहले या कोई भी आर्बिट्री अगर डिसीजन ले रहा हो उस प्रोसेस को कम करा जाए. ठीक है. रिस्ट्रिक्ट किया जाए. एक ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रूल मेकिंग फॉलो हो या रूल इम्प्लीमेंटेशन फॉलो हो. ठीक है. और एक प्रॉपर जस्टिफाइड रीज़न के साथ आपका जो प्रोसेस मेकिंग है, मतलब जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है और जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, दैट शुड वर्क हैंड इन हैंड. ठीक है. तो ये आपका पर्पस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो गया. ठीक है. अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन whom? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन whom? क्वेश्चन है. इसका आंसर नन. एप्लीकेबल किसी पे भी नहीं है. नन एज इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट. लिख लो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल, दैट इज दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल द अथॉरिटीज इंक्लूडिंग जुडिशरी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. किसी एक स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि कोई एक सेलेक्टिव, नो सेलेक्टिव क्राइटेरिया. ठीक है. एज इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल इंक्लूडिंग जुडिशरी, प्राइवेट इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्चुअल ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाके बोल दोगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है. ऐसा नहीं है. जो उसके 3 पॉइंटर्स है वो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज इवेंचुअली वो ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए या ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक जस्टिफाइड या लॉजिकल रीजनिंग के संग उसको इम्प्लीमेंट करना है. बस ये आस्क है. अब वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी एप्लीकेबल है कि भाई आप अपने डे टू डे लाइफ में या पर्सन कैसे इंटरेक्ट करता है, बिहेव करता है,
ही और शी शुड इनकॉर्पोरेट, वो इंस्टीट्यूशंस के लिए है, वो जुडिशरी डिपार्टमेंट मतलब जुडिशियल डिपार्टमेंट के लिए है, प्लस वो अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के लिए तो है ही है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द प्रिंसिपल even if not explicitly mentioned in the constitution, they can be found under article 14 and 21 of the constitution implicitly। ठीक है, explicitly का मतलब ये है कि अलग से कोई justification नहीं है constitution के अंदर। ठीक है, constitution में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अलग से कहीं मेंशन नहीं है, बट इसको आप एक इंटीग्रल पार्ट मानो अंडर आर्टिकल 14 एंड 21। ठीक है, 14 आपका जो लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू लाइफ, तो इसमें आप इसका एक इनकॉर्पोरेटेड पार्ट है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक्सप्लिसिटली कहीं भी मेंशन नहीं है, बट इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 14 विच इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड आर्टिकल 21 विच इज़ राइट टू लाइफ। ठीक है, ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट मेंशन, नेक्स्ट लिख लो, ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट मेंशन दैट दे आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्डरली फंक्शनिंग of the state that they are regarded as the part of basic structure of Indian Constitution। ठीक है, जो हमने केशवानंद भारती वाले केस में पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसका ये पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, हेंस इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद आवर टुडेज लेक्चर, दिस इज एंड। ठीक है, लेंदी वीडियो था जो मैंने लास्ट लेक्चर में ही बोला था, अच्छा खासा हमने कवर करा आज, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करी, अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े। ठीक है, सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मतलब आज के लेक्चर में आर्टिकल 21 पूरा पढ़ लिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पढ़ लिया एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ लिया अलॉन्ग विथ मेनका गांधी केस। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 23-24 पढ़ेंगे। ठीक है, देन आर्टिकल 25 ऑल्सो विल कवर, और मतलब कल तो हम आर्टिकल 23 से लेकर 27, 29, 30, क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, तो हाँ आर्टिकल 32 तक पूरा कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 32 तक हम पूरा क्लोज कर देंगे, एंड उसके बाद हम टाइप ऑफ रिट्स से स्टार्ट करेंगे। रिट्स मतलब आपका प्रोहिबिशन, मैंडेमस, ठीक है, हेबियस कॉर्पस, ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो ठीक है, आज अच्छी खासी लेक्चर होगी, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दो। ठीक है, पसंद आया तो फीडबैक देना है तो दे दो। ठीक है, मेल्स वगैरह हैं, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर दोज हु विल बी अपेयरिंग फॉर मेंस। कोशिश हमारी ये है कि जल्दी जल्दी चीज़ें क्लोज हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आप लोगों के पास हो। बट हाँ, आज का जो भी लेक्चर है वो आप लक्ष्मीकांत से जाके पढ़ लेना, पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट का एक चैप्टर है, बस उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और मेनका गांधी वाला केस वो ज़रूर इंकॉर्पोरेट कर लेना आर्टिकल 21 के साथ। तो जो भी आज का लेक्चर है वो फुल प्रूफ हो जाएगा दिमाग में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी है। ठीक है, सो प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो नोट्स है, वो सारा हो गया। सो आई होप यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेटिव, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। मज़ा आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।